जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 मई से आपका स्टार्ट होने वाला एसएससी एमटीएस हवलदार का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा 2 मई से और 19-20 तक चलेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, आज उस सीरीज़ का 64वें नंबर का क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। तो जो लोग भी मेरे मित्र एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के जो क्वेश्चन आपको चाहिए, आप हमारे यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, और अति महत्वपूर्ण जो सामान्य जागरूकता से प्रश्न है उनका आप क्विज यहाँ पे दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। सभी क्वेश्चन इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हैं, यानी बहुविकल्पी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, प्रीवियस ईयर से भी संबंधित हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आपका पहला प्रश्न आ चुका है कि भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था, यानी अपने हाथ से किसने लिखा था भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो भी हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। इन्होंने पूरे संविधान को हाथ से लिखा हुआ है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो रानीगंज कोयला खान जो है वह आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा कि रानीगंज कोयला खान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब ऐसे ही तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की जो गुफा है दोस्तों, यह आपकी फेमस है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकलाओं के लिए फेमस है भीमबेटका की जो गुफा है। तो विकल्प जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध जो संगीति है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो आपका हुआ था वैशाली में। ठीक है, अब ये तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके वैशाली में हुई थी। ठीक है, ये बौद्ध संगीति क्या होती थी। तो महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, यानी महापरिनिर्वाण के बाद, उनकी बातों को, उनके ज्ञान को जो संकलित करने का, एक जगह इकट्ठे होकर जो उनके अनुयायी होते थे वहाँ पे ज्ञान का आदान प्रदान और उनके शिक्षाओं के, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए वहाँ पे लोग जुड़ते थे और उस पर चर्चा होती थी। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध जो संगीति हुई थी वैशाली में हुई थी। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे 5वें नंबर का कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो किसको भाई, किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। तो गुरु रामदास को। किसको, गुरु रामदास को। ये जो अकबर था ये इसके समकालीन थे। गुरु रामदास जो अकबर है, मुगल वंश का शासक था, इसने 500 बीघा दान में दिया था। किसको, गुरु रामदास को। ठीक है दोस्तों, विकल्प ये जो है दिख रहा है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो जनक है किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ठीक है, अगर जहाँ राष्ट्रवाद न देके पुनर्जागरण दे दे तो भी बात एक ही होगी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद या पुनर्जागरण का जो पिता माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और ये बहुत ही महिलाओं के पक्ष में बहुत बढ़िया काम किया है कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। बहुत सारे कुप्रथाओं का जो समाज में प्रचलित थी उनका ये विद्रोह किए थे और उसको अंग्रेजी सरकार से उसको जैसे कि अभी आपका सती प्रथा था तो इन्होंने लॉर्ड विलियम बेटिंग से उस पर चर्चा करके उसको बंद करवाया था। ठीक है, 1829 के समय में इन्होंने शायद ये काम करवाया था, सती प्रथा का अंत करवाया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ मिलकर। ठीक है, तो विकल्प जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो जनक है राजा राम मोहन को कहा जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो संगठन है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो संगठन है 1924 में अस्तित्व में आया और इसमें कई सारे लोग थे, सतीश सन्याल, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग मिलके और इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे किया गया था। तो ये कानपुर में किया गया था। आपके उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है स्थित है, तो याद रखिए कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। अब यहाँ प्रारूप समिति की बात आई है तो भीमराव जो अम्बेडकर थे, ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और इनमें जो लोग थे उनकी संख्या थी 7, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित जो संविधान हेतु प्रारूप समिति गठित की गई थी
उनमें टोटल सदस्यों की जो संख्या थी 7 थी, ठीक है। और प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इसमें सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी, 7, याद रखिएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा भारत के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। अब यहाँ दो चीज़ बड़े होगा, देखिए ध्यान से कि संयुक्त जो बैठक है इसको तो बुला देते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका तो राइट आंसर विकल्प ए होगा। लेकिन अगर जो पूछ दे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और इसको बुलाता कौन है, इस सत्र को, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता करता है जो भारत का वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो आपका लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि जो शेर होते हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ भारत की बात हो रही है कि भारत में सर्वाधिक शेर जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। यानी गुजरात यहाँ पे दिया हुआ है तो गुजरात होगा सही। गुजरात में जो स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ एशियाई शेरों के लिए बहुत ही फेमस है और सर्वाधिक शेरों की जो संख्या है आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान अर्थात गुजरात में स्थित है। अगला देखेंगे 12 नंबर का, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो लद्दाख का पठार है। कौन सा, लद्दाख का पठार। तो यहाँ जो विकल्प डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो आपका लद्दाख का पठार है, ठीक है मित्रों। विकल्प जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है दोस्तों, फिनलैंड को। किसको, फिनलैंड को। अब फिनलैंड के बारे में एक बात यह है कि यह जो है कि विश्व में पहला स्थान रखता है खुशहाली में, लगातार 5 साल से खुशहाल देशों की श्रेणी में पहले स्थान पे यह है दोस्तों। तो अगर जो कोई पूछे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले शीर्ष पे कौन देश है, तो फिनलैंड है। यहाँ पे बहुत सारे फ्री शिक्षा है, फ्री चिकित्सा है, हर एक चीज़ बहुत वहाँ की सरकार फ्री की हुई है। और वहाँ का जो शिक्षा दर भी है बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। तो जो आपका फिनलैंड देश है इसको 1000 झीलों की भूमि कही जाती है। और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है। तो जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें जो चंद्रमा की कलाएं हैं उससे बहुत प्रभावित होता है। जो महासागरों में ज्वार भाटा आता है तो चंद्रमा से इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो विकल्प यहाँ जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त जो मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त है किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त जो है ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे, प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है इसी में मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त स्थित है, ठीक है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है कि आओ जनजाति जो है किस राज्य में स्थित है। तो आओ जो जनजाति है ये आपके असम राज्य में स्थित है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और किस राज्य के मध्य है। तो कर्नाटक और किस राज्य के मध्य में आपका कावेरी जल विवाद है, तो तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है आपके ये कावेरी जल विवाद है। तो विकल्प जो ये होगा इसका सही उत्तर होगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर किसका उपनाम है। यानी 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है भारत में, तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। तो याद रखिएगा मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि धान का डलिया, ठीक है, धान का जो डलिया है किसका उपनाम है। तो धान का डलिया जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चावल तो आपके पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन उपनाम जो है धान की डलिया वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सोया प्रदेश जो है किसका उपनाम है। तो सोया प्रदेश, ठीक है, जो मध्य प्रदेश है यहाँ सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित किया जाता है, इसीलिए इसका उपनाम रखा गया है सोया प्रदेश। तो विकल्प जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर का क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली जो भारत की प्रथम महिला थी भानु अथैया थी। कौन थी,
भानु अथैया। विकल्प जो ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया। चलिए अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 है। 52 में राष्ट्रपति होता है, तो याद रखिएगा 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 23 नंबर का कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन 1930 में जो पहला आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन था। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। BHU की यहाँ पे बात हो रही है जो बनारस में स्थित है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है वो आपके कोचीन में, ठीक है, कोचीन में स्थापित किया था। वही अंग्रेज पूछे तो सूरत में, लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली पूछा है। पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे, जैसे कि सबसे पहले आया था आपका वास्को डी गामा, फिर 1502 में ये वापस आया। ठीक है, याद रखिएगा 2 बार आया था और यहीं भारत में इसकी मृत्यु हुई थी किसकी, वास्को गामा की। 1498 में एक बार आया, फिर 1502 में एक बार आया। तो पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है कोचीन में लगाई थी। ठीक है मित्रों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।